अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आरआरबी और एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इससे आपका ये बेनिफिट होने वाला है कि आप बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम लोग बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर, नहीं, हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज, ओजोन परत में छेद के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, पहला दिया हुआ CO2, दूसरा दिया है CO, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर सल्फर ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, CFC जो है ये आपका क्या है, ये आपका इसमें सही ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों ये हमारे जो घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे निकलता है, ये आपको पता होगा। और ये इसके कारण बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से अब देखिए अगर ओजोन में डिप्लीशन होगा, ओजोन में क्षरण होगा, तो सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, वो डायरेक्ट हम लोग तक पहुंच जाती हैं आसानी से। ठीक है, मतलब ओजोन का काम क्या होता है, ज़्यादातर 99% जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर उसमें डिप्लीशन होगा ओजोन लेयर में तो वो हम तक फैलेंगी, तो हम लोग को क्या हो सकता है, हम लोग को बहुत सारे स्किन डिजीज और कैंसर वगैरह जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों मिलके आपका एसिड रेन क्रिएट करते हैं। आपको पता होगा ये दोनों क्या करते हैं, मिलके आपका एसिड रेन क्रिएट करते हैं, जिससे कि बहुत सारे हम लोग के अगर ह्यूमन को देखें तो आपके स्किन डिजीज़ तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे अच्छे जो टाइल्स वगैरह हमारे संगमरमर जो यूज़ होते हैं उनको भी ख़राब कर देता है, पत्तियों पौधों को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करता है अम्ल वर्षा। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, कोयले के धुएं में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, किसमें होता है, कोयले के धुएं में। और अभी हाल ही में एक नई स्टडी में पता चला है कि हम लोग जो अपने घरों में अगरबत्तियां जलाते हैं उसमें भी उसके भी जो धुआं आता है ना, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये हम लोग को कैसे हार्म करेगा आपको पता है, देखिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उससे जाके सीधे अटैच हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका जहाँ पे आयरन होना चाहिए वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुँच पाता है। इसी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई कोयला जला के कमरा बंद करके अगर सोता है तो उसके मरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पूरे हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन हटा देता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, तो क्या होगा, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री नाउ। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 30 है, 29 है, 28 है या 31 है। ठीक है, तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 29 है। ठीक है, जब से तेलंगाना का जो है फॉर्मेशन हुआ है, तेलंगाना की रचना हुई है, तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हो गया है और भारत का 29वां राज्य बन चुका है। ठीक है, 29वां राज्य ये बन चुका है। और हैदराबाद को दोस्तों 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, और अब जब तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है तब इसको 29वां पोजीशन मिल गया, तो टोटल 29 राज्य जो हैं वो हैं। ठीक है, सही, आपको समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाई, पूछा गया अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या फिर हैबर प्रोसेस। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, हैबर प्रोसेस जो है ना, ये इसकी वजह से ही हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैबर प्रोसेस। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, हैबर प्रोसेस में करते क्या है हम लोग, देखिए आपको पता होगा कि अमोनियम नाइट्रोजन जो है, अमोनिया नाइट्रोजन, ये आपका एक तरीके का स्थायी हाइड्राइड होता है, ठीक है। और ये प्रिस्टेल जो है, प्रिस्टेल एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि अमोनिया क्लोराइड और लाइम का मिक्सचर अगर हम लोग लेते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं, तो अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में ही आपका अमोनिया जो है वो कॉमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है, ठीक है, हैबर प्रोसेस में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? जयपुर में है, बेंगलुरु में है, गुवाहाटी में है, या फिर हैदराबाद में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें? सी, ठीक है, गुवाहाटी में है आपका गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। कहाँ पे है आपका? गुवाहाटी में, ठीक है। देखिए दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलाई जो हैं ये आपके असम के मुख्यमंत्री थे, असम के पहले मुख्यमंत्री ये थे, ठीक है। जब भारत की स्वतंत्रता हुई तब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर काम किया, और उन्हीं के नाम पे जो है, इन्हीं के नाम पे मतलब जो आपके गोपीनाथ बारदोलाई हैं, इन्हीं के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बना दिया गया। इससे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ये प्रवेश हो जाता है, इसीलिए इसको भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रवेश द्वार भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसको? आपका जो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा आपका आदर्श गैस नहीं है? हीलियम, ब्रोमीन, ऑर्गन और नियॉन। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आदर्श गैस या नोबल गैस क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, नोबल गैस जो होती है दोस्तों ना, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में भी बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के ये रहते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी इनका कोई रंग नहीं होता है, इनका कोई स्वाद या मतलब ये नॉर्मली गैस के रूप में रहते हैं, और इसमें केवल एक परमाणु वाले कण जो है पाए जाते हैं। तो जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, और आपका जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये सब आपके आदर्श गैस हैं, यानी कि नोबल गैस हैं। लेकिन ब्रोमीन इस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक। तो ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा आदर्श गैस नहीं है, तो ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आपका क्या है? ये आदर्श गैस की कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया BIS कोड विच डील्स विद स्टील स्ट्रक्चर इज। तो पूछा गया स्टील स्ट्रक्चर से संबंधित BIS कोड क्या है आपका, ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर से संबंधित जो BIS कोड दिया जाता है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। BIS 800 जो है ये आपका स्टील स्ट्रक्चर से संबंधित कोड है, ठीक है, BIS 800। अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपके कंक्रीट वगैरह होते हैं उनके लिए कौन सा कोड दिया जाता है, तो उनके लिए BIS 456 कोड दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपके भूकंप के लिए जो प्रतिरोध होता है, उसको भूकंप की प्रतिरोध संरचना को समझने के लिए कौन सा BIS कोड दिया जाता है, तो वो आपका 1893 है, ठीक है, BIS 1893, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी BIS कोड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ए कैंडिडेट मस्ट बी। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 25 ओवर 25 ईयर ऑफ एज, 25 वर्ष से ज़्यादा, ओवर 30 ईयर ऑफ एज, 30 वर्ष से ज़्यादा, 35 ईयर ऑफ द एज, 35 से ज़्यादा, या 60 वर्ष से ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करवाया हुआ था कि क्या क्या राष्ट्रपति को फ़ायदा होता है, कितनी सैलरी होती है, कितना एज चाहिए, क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, कि मतलब कौन से लोग एलिजिबल होते हैं इसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, ठीक है। 35 साल से ज़्यादा का अगर इंसान है तो वो क्या हो सकता है? राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु तो पूरी किया होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप डिटेल के लिए दोस्तों वहाँ पे जा कर के देख लीजिए एक बार। आप जो है मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल पढ़ाई हुई है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति होता है उसकी कितनी सैलरी होती है,
कितना उसको क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आगे भी डिस्कस करते जाएंगे। आप सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने बीच में भी अपनी लाइव क्लासेस भी शुरू की थी, पर उसको हम लोग अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग अनअकैडमी पे भी एजुकेटर्स हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को देखना होता है, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन मेरी पूरा मेरा वो है कि देखिए, मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा दूंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दूंगी, सर आप करंट अफेयर पढ़ा देंगे, लेकिन अब वो सब नहीं हो पाया। तो आपका एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे सीधे रिवीजन करवा दे रही हूँ क्वेश्चंस ले करके। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे उठाए हैं और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को भी मैं आपके लिए अच्छे से प्रेजेंट करूँगी, आगे पढ़ाती रहूँगी, आप उसको देखिएगा। ठीक है, ऑलरेडी